नमस्कार दोस्तों। आपका भाई फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम जो कक्षा 10 जीव विज्ञान का जो 5वां नंबर चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, उसका हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को फुल ट्रिक के साथ एक्सप्लेन करूँगा, जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। यदि आपको इन सभी प्रश्नों को हमेशा के लिए रखना है याद, तो बने रहिए इस पूरे मेरे सेशन के साथ। इस सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होना है, इसलिए इस सेशन को आप क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं और उन्हें समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न है, तो उन प्रश्नों को थोड़ा देखने से पहले समझते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते क्या है। तो देखिए, जब आप इंग्लिश मीडियम का बुक पढ़ते हैं तो उसमें साफ शब्द में लिखा है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन मोर देन 20 वर्ड, मतलब कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों का उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा 20 शब्दों में दे। तो हम इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक वर्ड में बताऊंगा, ज़्यादा वर्ड में नहीं। एक ट्रिक, एक वर्ड याद रखिए। अब आप उसे 20 वर्ड में किस प्रकार से लिखेंगे, इसके लिए आप मेरे इस पूरे सेशन में बने रहिए। तो चलिए हम एक एक प्रश्नों को लेते हैं और उसे देखते हैं। तो देखिए, लिखा गया है कि पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है। मतलब जो पौधा है, उस पौधे के शरीर में जितने भी प्रक्रियाएँ हैं, जितने भी कार्य हैं, जैसे में आपका पोषण का हो गया, शोषण का हो गया, उत्सर्जन का, परिवहन का, इन सभी क्रियाएं इत्यादि में और शारीरिक क्रिया होते हैं, उन सभी कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है। तो एक वर्ड में इसका उत्तर याद रखिएगा, रासायनिक नियंत्रण विधि। ठीक है। अब इसका दूसरा नाम होता है हार्मोन नियंत्रण विधि या हार्मोन नियंत्रण विधि। देखिए, हार्मोन एक प्रकार का आपका रसायन है। ठीक है। तो रासायनिक से आपका रसायन निकला, नियंत्रण से नियंत्रण, विधि से विधि। तो रसायन की जगह हम क्या कह सकते हैं, हार्मोन कह सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, हार्मोन नियंत्रण विधि। चलिए, ये तो हो गया सर, पूरा याद हो गया कि आप ट्रिक से बताते हैं। अब जो आपका जो दूसरा होता है तंत्रिका नियंत्रण विधि, वह क्यों नहीं पाया जाता है इनमें, थोड़ा उसे समझिए, क्योंकि एग्जाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। तो देखिए, क्योंकि इनमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, इसलिए इनमें तंत्रिका नियंत्रण विधि नहीं पाया जाता। एक वर्ड में याद रखिएगा, नहीं नहीं पाया जाता है, इसलिए उनमें तंत्रिका नियंत्रण विधि नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। दूसरा है, पौधों में हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। मतलब कि जो हार्मोन होता है वह पौधा के किस भाग में बनता है, उसका हमें नाम बता देना है। तो देखिए, आपका एक ऊतक होता है। ठीक है। उस ऊतक का नाम होता है शीर्ष स्तंभ ऊतक। ठीक है। शीर्ष स्तंभ ऊतक में क्या होता है जी, हार्मोन का निर्माण होता है पौधे में। बस एक वर्ड में इसका उत्तर लिखिएगा, शीर्ष स्तंभ ऊतक। अब इसे बड़ा करके लिखने के लिए लिखेगा कि पौधों में हार्मोन की उत्पत्ति शीर्ष स्तंभ ऊतक में होता है। इस प्रकार से इसे सजा कर लिख दीजिएगा। देखिए, जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ना है कि आपको हमेशा के लिए याद रहे। जितने भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें आपको पेपर नहीं दिया जाता है कि बात को बतंगड़ बना कर लिखिए, मतलब कि एक प्रश्न है, उस प्रश्न को 10 वर्ड में लिख दीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है तो उसी तरह से आपको पढ़ना है। यदि आप बोर्ड के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, उस प्रकार से आप लिखवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, किन्हीं दो पादप वृद्धिवर्धक पदार्थों के नाम लिखे। मतलब कि पौधे में जो वृद्धि करने वाले हार्मोन है ना, उनका नाम लिख दें। कितना लिखा है जी, दो का नाम लिख दें। तो पहला आप ऑक्सीजन लिखिएगा, दूसरा क्या लिखिएगा, जिब्रेलिन। ठीक है। दो नाम है, उन दो नामों को याद रखना है, ऑक्सीजन और दूसरा जिब्रेलिन। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से सजा कर लिखेगा, तो लिखेगा पौधों में वृद्धिवर्धक पदार्थों के नाम ऑक्सीजन तथा जिब्रेलिन है। ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, उस चौथे नंबर प्रश्न पर एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन का नाम लिखे। मतलब कि वृद्धि रोधक, वृद्धि मतलब होता है जो उसको विकास करे, लंबाई में वृद्धि करे। आरोधक मतलब रोकने वाला, मतलब कि वृद्धि को रोक देगा ना, उसी हार्मोन का नाम बता देना है पौधा में। तो आपका एक हार्मोन का नाम है जिसका नाम क्या जी, एब्सिसिक एसिड। ठीक है। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। देखिए, आप इस आपका जो 5 हार्मोन होता है ना, उस 5 हार्मोन में सभी हार्मोन का थोड़ा एक एक करके कार्य को समझ लेते हैं, जिसमें से 4 का। ठीक है। 5वां नंबर का उतना आपको नहीं पूछता है, तो आप 4 को थोड़ा अच्छे से थोड़ा समझिए। देखिए, ऑक्सीजन आपका जो जिब्रेलिन होता है यह वृद्धि वर्धक हार्मोन होता है। आपका जो एब्सिसिक एसिड होता है, जो होता है वो आपका वृद्धि रोधक होता है। मतलब एगो वृद्धि को बढ़ाने वाला होता है, एगो वृद्धि को घटाए, मतलब एगो पौधा की लंबाई को बढ़ाएगा, एगो पौधा की लंबाई को घटाएगा। तो बढ़ाने वाला जो है वो दो गो है, पहले का और दूसरा का, ऑक्सीजन है, दूसरा है जिब्रेलिन। ठीक है। आप इस प्रकार से जिब्रेलिन में आपका ब दिखाई दे रहा है, ब से बढ़ाने वाला। ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखते हैं, अ से अधिक, मतलब कि जो अधिक बढ़ा दे लंबाई को, तो उसे हम क्या कहेंगे, वृद्धिवर्धक हार्मोन।
तो देखिए अ से आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। आप ब से आप याद रख सकते हैं जिब्रेलिन में आपका क्या आ रहा है जी, ब आ रहा है, ठीक है। तो आप जिब्रेलिन याद रख सकते हैं जो बहुत लंबाई को बढ़ा देता है। बहुत हो गया, अधिक हो गया, इसका मतलब होता है ज़्यादा। तो लंबाई को हमें ज़्यादा बढ़ाना है तो बहुत या अधिक बढ़ाना है तो हम क्या जिब्रेलिन और ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे। देखिए जो आपको उलझने वाला जो चीज़ है ना उसे आप ट्रिक से याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें ब हो गया और उसमें आपका अ हो गया। ब और अ, ब से बहुत, अ से अधिक, मतलब लंबाई को बहुत बढ़ाना है, अधिक बढ़ाना है, इसके लिए हम ऑक्सीजन और जिब्रेलिन का उपयोग करेंगे। दूसरा एब्सिसिक एसिड जो होता है आपका क्या होता है जी, वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। देखिए जितने भी हार्मोन का नाम है उसमें सबसे बड़ा नाम इसी का है, मतलब कि जितने भी बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोग को दबा देते हैं। ऑब्वियसली आप देखते होंगे गांव देहात में जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो बड़े लोग क्या करते हैं, छोटे लोग को दबा देते हैं। मतलब ये बड़ा जो आपका हार्मोन का नाम है, ये बड़ा हार्मोन क्या करेगा, पौधे की लंबाई को दबा देगा, मतलब पौधे को दबा देगा, उसके लंबाई को घटा देगा। उसके लंबाई को घटाने का काम करेगा, रोधक का काम करेगा, विरोधी का काम करेगा, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देखिए मैं एक एक बातों को ट्रिक से इसलिए explain करता हूँ क्योंकि आप तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए आप सभी बातों को ट्रिक से याद कीजिए, ठीक है। आप ट्रिक से याद कीजिए रहेगा तो आप भूल नहीं सकते, और जब भूल सकते तो आप इसे याद भी कर सकते हैं ट्रिक से। इसलिए मैं इन सभी बातों को ट्रिक से आपको बताता हूँ। और देखिए फल को पकाने वाला जो आप बोले ना, चौथा नंबर जो आपका होता है एथीन होता है, एथिलीन, ठीक है। वो आपका फल को पकाने का काम करता है। तो देखो 5वें नंबर से फल पकाने वाले हार्मोन का क्या नाम है, एक वर्ड में याद रखा है, एथिलीन। एथिलीन जो होता है आपका क्या होता है जी, फल को पकाने का काम करता है, जो आपका चौथा नंबर हार्मोन है, ठीक है। तो बस यही 4 गो हार्मोन के बारे में आपसे पूछता है, इस 4 हार्मोन के बारे में अच्छा से याद रख रहे हैं। देखो पहला, दूसरा हो गया बढ़ाने वाला, तीसरा हो गया घटाने वाला, और चौथा जो है वो क्या है, पकाने वाला है। ये हो गया। छठा नंबर प्रश्न है कि पत्तियों के विलयन में किस कार्बनिक रसायन की मुख्य भूमिका होती है। तो देखिए पौधों का विलयन कराना है, ठीक है, झगड़ा का छुड़ाने का काम करना है, ठीक है। तो आपका कौन सा हार्मोन हो गया, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है आपका वो झगड़ा कराने का भी काम करता है और झगड़ा छुड़ाने का काम करता है। बड़ियार आदमी जो होगा वो झगड़ा करवा भी सकता है और झगड़ा रुका भी सकता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि एब्सिसिक एसिड जो होता है वो वृद्धि को क्या कर सकता है, रोक सकता है, और क्या कर सकता है, पत्तियों को विलंबित करा सकता है। ये हो गया। अब 7वां प्रश्न कि पादप हार्मोन क्या है, मतलब कि पादप हार्मोन का परिभाषा बता देना है। तो देखिए हम एकदम इसका परिभाषा एकदम आसान शब्दों में लिखे हैं और अपने से लिखे हैं, ठीक है। किताबी भाषा नहीं पढ़ना है, आपको समझ कर पढ़ना है। देखिए पादप हार्मोन एक प्रकार का आपका रसायन है, हमने आपको इससे पहले भी बताया। तो आपका हार्मोन एक प्रकार का रसायन हो गया, ठीक है सर, रसायन हो गया। तो इसका क्या कार्य है, नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, मतलब कि वृद्धि और जो समन्वय का जो नियंत्रण है उसका क्या करता है, यह कार्य करता है। तो आप लिख सकते हैं पौधों में रासायनिक समन्वय एवं वृद्धि जिस रासायनिक पदार्थ से होता है उसे हम क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। देखिए आपने अभी देखा जो 4 पादप हार्मोन है उसमें 2 गो तो वृद्धि का काम कर रहा है और समन्वय का काम कर रहा है, और एक जो है वृद्धि को घटाने का काम कर रहा है, पत्तियों को विलयन करने का, चौथा जो है आपका फल को पकाने का काम कर रहा है। तो आप इस प्रकार से इसका परिभाषा दे सकते हैं जो मैंने लिखा है। अब देखिए इस तरह से नहीं याद रहता है, आप एकदम आसान शब्द कहिएगा, पौधे या पौधों में स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। काम खत्म। देखिए आपका जो 8वां प्रश्न उसमें कहा गया कि हार्मोन की कोई एक विशेषता लिखे। तो देखिए हार्मोन की एक विशेषता लिखना है तो लिख देते हैं। हम हार्मोन को जानते हैं कि वो आपका रासायनिक पदार्थ है, तो पहला हो गया कि हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। दूसरा हमने देखा कि हार्मोन समन्वय और वृद्धि का कार्य करे पौधे में, तो लिख देंगे कि यह समन्वय और वृद्धि का काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमने आपको दोनों विशेषताओं को जोड़ कर लिख दिया है, एकदम आसान शब्दों में आप याद रखें। 9वां प्रश्न है कि तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो मतलब तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हम इसका उत्तर देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि हमने आपको पूरा अच्छा से इसको पढ़ा है। तो देखिए संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मतलब कि सबसे जो छोटा यूनिट है ना इसका, जिससे ये मिलकर बना है, सबसे छोटा है घर है। घर आपका सबसे छोटा पार्ट ईंट होता है, उसी ईंट के मिलने से आपका घर बना है। उसी तरह से बता देना है तंत्रिका तंत्र किसके मिलने से बना है। तो आप याद रखिएगा न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, ठीक है। ये तंत्र जो होता है वो ऊतक से मिलकर बना होता है, ऊतक जो होता है आपका कोशिका से मिलकर बनता है। आप क्या करिएगा, तंत्रिका है तो तंत्रिका कोशिका लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा जो इसका यूनिट होगा कोशिका होगा। हम जानते हैं कोई भी जीव का जो शरीर होता है उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, कोशिका होता है। तो जो नाम है उसका काम लिख देंगे, काम खत्म हो गया। चलिए अब देखिए जो हमारा 10वां प्रश्न को फुल अच्छा से समझते हैं। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भागों के नाम लिखे, मतलब कि मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है उसके 3 गो भाग होते हैं, उस तीनों भागों का नाम बता देना है। एकदम आराम से बता दीजिए, किस प्रकार से बताएगा। तो इसका एक ट्रिक है, उस ट्रिक से इसको क्या करिए, आपको याद करिए। ट्रिक का नाम है
कपास की खेती कर। किसका खेती कर जी? कपास की खेती कर। तो हमें किसका खेती करना है? कपास की खेती करना है। तो क से आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, और प से परिधीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, और स से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। तो देखिए कपास की खेती करना है। आप देख रहे हैं गर्मी है, गर्मी में भाई कितना तराई का दिन है, प्यास भी लगता है। तो आपको किसका खेती करना है अब? तो आपको कपास की खेती करना है। अच्छा 11वें प्रश्न में पूछा गया है कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उस तंत्रिका तंत्र के निर्माण की जो दो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? मतलब केंद्रिका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण कौन दो रचनाएं मिलकर करती है, उसका हमें नाम बता देना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हम इसका उत्तर देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमें रोहित सर ने बताया था। तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंटर वाला, तो आपके शरीर का सेंटर में क्या दिखाई दे रहा है? एक आपका मस्तिष्क दिखाई दे रहा है, और एक आपका रीढ़ का हड्डी दिख रहा है। रीढ़ का हड्डी पीछे से आपका इस प्रकार से गए है। तो रीढ़ का हड्डी जो आपको शुरू में क्या कहते हैं, उसे मेरुरज्जु कहते हैं। तो आपको जो दिखाई दे रहा है उसी को मस्तिष्क हो गया, और जो आपको पीछे से जो लंबा रस्सी के जैसा गया है उसे हम क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। रज्जु मतलब होता है रस्सी, ठीक है। और मस्तिष्क से जुड़ा है इसलिए इसे हम मेरु कहते हैं। तो मस्तिष्क से जुड़ा है तो मेरु, और रस्सी के समान तो रस्सी मतलब कि रज्जु। तो मस्तिष्क से जुड़े हुए रस्सी के समान संरचना को हम क्या कहते हैं? मेरु रज्जु कहते हैं। तो मस्तिष्क हो जाए मेरु रज्जु का पूरा सेंटर में, तो यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या करे? निर्माण करे। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए एक एक बातों को समझ कर पढ़िए। इसका उत्तर तो आप किताब में भी देख कर रख सकते थे, लेकिन रटना नहीं, आपको समझ कर पढ़ना है। 12वें प्रश्न है मनुष्य के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली का नाम बताएं। ठीक है, यह हमारा मनुष्य का शरीर है। इस शरीर के जो यह मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के अंदर जो होता है ना, जो आपका दिमाग है, वो दिमाग चारों तरफ से थैली से ढका होता है। ठीक है, हाँ शरीर चमड़ा से ढका है, तो भाई आपका मस्तिष्क भी कुछ ना कुछ थैली से या जो पतली झिल्ली उससे ढका गया। उसी पतली झिल्ली का नाम है ना, चिमकिन का नाम क्या है जी? मेनिंजिस है। ठीक है, मेनिंजिस आपका एक थैली रूपी संरचना है या पतली झिल्ली है, जिससे कि मस्तिष्क जो होता है आपका होता है या चारों तरफ से ढका होता है। तो मेनिंजिस नामक थैली को याद रखिएगा। एक आपका होता है मेनिंजाइटिस रोग। इसी मेनिंजिस नामक थैली में बुखार के कारण जो पानी जम जाता है तो उसे मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। इसको याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है अग्र मस्तिष्क के दो भागों के नाम लिखे। मतलब दो गो भाग होता है अग्र मस्तिष्क, मतलब आगे वाला जो माथा है ना, इसी आगे वाला माथा अर्थात मस्तिष्क का दो गो भाग होता है, उसी दो भाग का नाम लिखा जाता है। देखिए यह और यह इतना में आपका दो गो भाग हो गया। ठीक है, तो इससे आगे वाला भाग में दो गो भाग होता है, एक इधर वाला होता है, एक इधर वाला होता है। ठीक है, तो उसमें पहला आपका होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है डाईएनसेफेलॉन। ठीक है, डाईएनसेफेलॉन कहने से यहाँ पर आपको देखिए डाई मतलब दो हो गया, एन मतलब आपका जो कह सकते हैं भौल है। ठीक है, भौल आता है तो उसके पहले एन लगे, तो डाईएनसेफेलॉन। ठीक है, डाई मतलब दो, मतलब कि इसका भी कितना भाग होगा? दो भाग। तो पहला का नाम थैलेमस, दूसरा का नाम हाइपोथैलेमस है। इसको भी आपको याद रखा है। तो पूरा कहेगा। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का टोटल भाग कितना हो? तो तीन हो गया। सेरिब्रम हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। इस तरह से पूछेगा कि अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? तो दो भाग, सेरिब्रम और डाईएनसेफेलॉन। ये इस प्रकार से याद रखिएगा। 14वां प्रश्न कि मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? मतलब कि मस्तिष्क का जो भाग है, इस तीनों भाग में सबसे दिमाग लगाने वाला, चतुराई वाला, ठीक है, कौन सा भाग है? तो देखिए आगे आपको जो दिखाई दे रहा है, जो आगे दिखाई दे रहा है वही ना। किसी भी व्यक्ति के सामने आप फेस टू फेस बात कीजिएगा, आप दिमाग से बात कीजिएगा, तो जो आगे है वही ना पहला जो आगे है वही ना पहले आपको सचेत करेगा, किसी को अच्छे से बात कराने के लिए या चतुराई के लिए प्रेरित करेगा। तो आपके आगे दिखाई दे रहा है अग्र मस्तिष्क, तो हम क्या नाम देंगे इसका? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सबसे आगे क्या आता है? सेरिब्रम होता है, तो इसका नाम क्या होगा? सेरिब्रम होगा। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि सेरिब्रम जो होता है आपका बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है, अर्थात जो बुद्धि का काम करता है, चतुराई का काम करता है, सेरिब्रम करता है। अग्र मस्तिष्क होता है जो आगे वाला भाग होता है, और जो पीछे वाला भाग होता है वो गर्म ठंडा प्यार मोहब्बत इसके लिए जिम्मेवारी होता है। 15वां क्वेश्चन है कि जंतु के शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? देखिए एक होता है पादप, एक होता है जंतु। पादप में हमने आपको बताया रासायनिक नियंत्रण विधि अर्थात हार्मोनल विधि पाया जाता है। आप जंतु में आप देख रहे हैं कि आपका पीछे क्या है? मेरुरज्जु है, मतलब कि मेरुरज्जु में आपका तंत्रिका तंत्र है। तो हम क्या कह सकते हैं? रासायनिक विधि पाया जाता है और तंत्रिका विधि पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र पाया जाता है इसलिए तंत्रिका विधि इसमें पाया जाता है। तो आप क्या लिखेगा इसमें? तंत्रिका तंत्र और हार्मोन या हार्मोनल नियंत्रण विधि। 15 नंबर प्रश्न हो गया आपका। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें 16 नंबर पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिख दें। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? थोड़ा उसे समझते हैं। वैसी ग्रंथि जो हार्मोन का स्राव करती है या हार्मोन को बाहर निकालती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कि अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो 3 पूछा, हम आपको 3 बताते हैं, आप लिख दीजिएगा। देखिए सबसे पहला पीयूष ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा पाराथायराइड ग्रंथि। थायराइड के आगे पारा लगा दीजिएगा, पाराथायराइड ग्रंथि। एक होता है पीयूष
पीयूष नाम का एक लड़का है, ठीक है, वह क्या है जी, थायराइड रोग से ग्रसित है, ठीक है। तो प से हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि है, थ से थायराइड और थ के आगे लगा दीजिएगा पारा, तो पाराथायराइड ग्रंथि एक और नाम का ग्रंथि हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जब भी आप भूलिएगा तो इस प्रकार से याद रखिएगा, पीयूष नाम के लड़के को क्या है जी, थायराइड का रोग है, ठीक है, उससे आप याद रख सकते हैं। और एंड्रियल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखना है, ठीक है, पूछा है उसका हम उत्तर देंगे। तो एंड्रियल ग्रंथि जो होता है उसका दो भाग, बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। जो बाहर वाला भाग है, उस बाहर वाला भाग से 3 गो हार्मोन का स्राव होता है। उस तीनों हार्मोन का नाम बता देना है। तो देखिए, पहला का नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा का नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और तीसरा का नाम है लिंग हार्मोन। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंग हार्मोन है, ठीक है। तो तीसरा लिंग हार्मोन, इसको आपको किस प्रकार से याद रखेगा, मिनरल ग्लूकोज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है जी, मिनरल जो होता है वो ग्लूकोज में पाया जाता है। तो म से आपका हो जाएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग से हो जाएगा ग्लूकोज और ल से आपका हो जाएगा लिंग। तो देखिए, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। 98 प्रश्न पूछा गया, थायरोक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो नाम है वैसा ही काम है इसका, थायराइड ग्रंथि का जैसा नाम वैसा काम। तो थ से थायराइड और थ से थायरोक्सिन हार्मोन, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब देखिए, वृषण द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का क्या नाम है। आपका जो वृषण है, उस वृषण से जो हार्मोन निकलता है, रासायनिक पदार्थ निकलता है, उसके नाम बता देना है। तो आपको ये एक वर्ड में इसका उत्तर याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन। आप सजा कर लिख सकते हैं, वृषण द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है। एक का अनेक वर्ड में इसका उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं। मतलब बात को बतंगड़ बना देना है। गाँव देहात में नहीं देखते हैं, जो आपका झगड़ा करने का अगर किसी लड़के का मूड होगा ना, कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो झगड़ा करने का जो मूड होता है जिस लड़के का, तो एक बात का बतंगड़ बनाकर झगड़ा कर लेता है। उसी प्रकार से हमें एक बात को बतंगड़ बना देना है, ठीक है। मतलब कि एक वर्ड को पूरा लंबा कर लिख देना है, उत्तर उसका एग्जाम में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये सब मैं बोर्ड के एग्जाम के लिए बताता हूँ, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में लिखना होता है, इसलिए आप इस प्रकार से कंपटीशन वाले बच्चे तो आप एकदम एक वर्ड में डायरेक्ट याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए, 20 नंबर से रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो देखिए, ग्लूकोज एक प्रकार का आपका शर्करा है। हमने आपको इससे पहले बताया था जो पाचन का चैप्टर है उसमें कि अग्नाशय एक प्रकार का आपका ग्रंथि है जो इंसुलिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है, जो आपको शरीर में शर्करा का नियंत्रण करता है। शर्करा मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज एक प्रकार का शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो वही क्या करेगा जी, आपका नियंत्रण करेगा। तो आप इसका उत्तर क्या रख सकते हैं, अग्नाशय रख सकते हैं, ठीक है। और अग्नाशय में जो आपका लैंगरहर्ट्ज़ की द्वीपिका पाई जाती है, कोशिका जो होता है वो द्वीपिका के रूप में पाई जाती है अग्नाशय में। हम उसका नाम क्या देते हैं, लैंगरहर्ट्ज़ की द्वीपिका। उन्हीं कोशिकाओं से आपका इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावित होता है। उसी स्रावित हार्मोन से इस ग्लूकोज का शर्करा का क्या होता है जी, नियंत्रण होता है। तो ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आशा करते हूँ आपको पूरा अच्छा से ट्रिक के साथ हमेशा के लिए आपको याद हो गया होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो ना देखना पड़े, मैं आपसे ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ। यदि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर खूब अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।